हेलो फ्रेंड्स, क्लास 7 के एनसीईआरटी बुक ज्योग्राफी अध्याय 6 मानव पर्यावरण अन्योन्य क्रिया उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश। क्या है मानव पर्यावरण अन्योन्य क्रिया और उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश। रेणुका बहुत उत्साहित थी कि उसके चाचा श्रीकांत लगभग 4 महीने के बाद आज घर में थे। वो एक वन्यजीव फोटोग्राफर थे, मतलब कि वन्यजीव का फोटो खींचने वाले तथा बहुत वो यात्रा करते थे। तो रेणुका का चाचा क्या करता था, बहुत ज़्यादा यात्रा करते थे, ट्रैवल करते थे और बहुत छोटी उम्र से ही रेणुका की रुचि वन्यजीव एवं वनों में थी। तो इसके चलते क्या हुआ, जो रेणुका थी ना, उसको बहुत छोटी उम्र से ही वन्यजीव और वनों में थी। और जब उसके चाचा ने प्रकृति संबंधी पुस्तकों से उसका परिचय कराया तो दूरस्थ भूस्थल और वहाँ रहने वाले लोगों की तस्वीरें उसे हमेशा आकर्षित करती रही। यानी रेणुका को बचपन से ही, छोटे उम्र से ही उसको वन्यजीव के बारे में रुचि थी और वनों से रुचि थी। और फिर उसके चाचा ने जब उसको प्रकृति संबंधी पुस्तकों से उसको उसका परिचय कराया तब दूरस्थ भूस्थल, मतलब दूर के स्तर से जो रहने वाले लोग हैं, तो उनकी तस्वीरें उसे हमेशा आकर्षित करती थी। देखिए, दूरस्थ स्थल मतलब विश्व के विभिन्न भागों के निवासी हैं, ये उसका चित्र है। अब देखेंगे रेणुका, इन तस्वीरों में तुम विश्व के विभिन्न भागों के लोगों को देख सकती हो और इनमें कुछ शुष्क रेगिस्तान से हैं, कुछ बर्फीले प्रदेशों से हैं और कुछ गर्म नम वर्षा वनों से हैं। मुझसे कितना अलग दिखते हैं मुझसे कितना अलग दिखते हैं। और रेणुका ने कहा, वे देखने में भले ही, तो क्या बोल रही रेणुका कि मुझसे कितने अलग दिखते हैं। और फिर उनके चाचा करें, वे देखने में भले ही अलग हों लेकिन उनके भोजन, कपड़ा एवं मकान जैसे जीवन की मूल आवश्यकताएँ हमारे समान ही है। तो ये सब बातें श्रीकांत चाचा ने कहा। और उनके बच्चे भी शायद तुम्हारी तरह ही खेलते हैं और कभी झगड़ते हैं, फिर समझौता कर लेते हैं, गाते हैं, नाचते हैं एवं घरेलू कार्यों में अपने परिवार की मदद करते हैं। वे प्रकृति के करीब रहते हैं और जीवन की शुरुआत में ही प्रकृति की देखभाल करना सीख जाते हैं। और वे क्या करते हैं, मछली पकड़ना एवं वनों से सामग्री एकत्र करना सीख जाते हैं। तो इस प्रकार से उसके चचा बता रहे हैं कि वे प्रकृति के काफ़ी नज़दीक होते हैं और उनके जीवन का शुरुआत से ही प्रकृति की देखभाल करना और उनसे उसका जीवन चलता है। देखिए, अमेजन बेसिन में जीवन। इससे पहले इधर डू यू नो में देख लेते हैं। जब स्पेन के अन्वेषकों, मतलब खोजकर्ताओं ने इस नदी की खोज की, तब सिर पर सुरक्षा कवच, हेड गियर एवं घास के स्कर्ट पहने कुछ स्थानीय आदिवासियों ने इन पर आक्रमण किया और इन आक्रमणकारियों ने उन्हें प्राचीन रोमन साम्राज्य के अमेजोन्स नामक महिला योद्धा के आक्रामक समूह की याद दिला दी। तो इस प्रकार से क्या हुआ, यहाँ का नाम अमेजन पड़ा। तो कैसे पड़ा, जब रोमन साम्राज्य के अमेजोन्स नामक महिला योद्धाओं के जो आक्रामक समूह की याद दिला दी, तो इस प्रकार से क्या हुआ, यहाँ का नाम अमेजन पड़ा। ठीक है। अब देखेंगे अमेजन बेसिन में जीवन। अमेजन बेसिन के विषय में जानने से पहले हम मानचित्र को देखेंगे और ध्यान दें कि उष्णकटिबंधीय प्रदेश कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य स्थित है। तो क्या है, उष्णकटिबंधीय प्रदेश कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में स्थित है और भूमध्य रेखा के 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण के मध्य के भाग को भूमध्य रेखीय प्रदेश कहते हैं। यानी 10 डिग्री जो उत्तर है और 10 डिग्री जो दक्षिण है, तो उसका जो मध्य भाग है तो उसको क्या कहेंगे, भूमध्य रेखीय प्रदेश। अमेजन नदी इसी प्रदेश से होकर बहती है और ध्यान दें कि यह पश्चिम में पर्वतों से निकलकर पूर्व में अंध महासागर में कैसे पहुंचती है। जिस स्थान पर कोई नदी किसी अन्य जलराशि में मिलती है तो उसे नदी का मुहाना कहते हैं। और अमेजन नदी में बहुत सारी सहायक नदियाँ मिलकर अमेजन बेसिन का निर्माण करती है। तो अमेजन नदी में क्या करती है, बहुत सारी सहायक नदियाँ हैं, तो ये सारी मिलकर क्या करती है, अमेजन बेसिन का निर्माण करती है। और यह नदी बेसिन ब्राज़ील के भागों, यानी पेरू के कुछ भागों, बोलिविया के कुछ भागों, यानी जो ब्राज़ील के भाग है, जो पेरू के कुछ भाग है, फिर बोलिविया है, इक्वाडोर है, कोलंबिया है तथा वेनेजुएला के छोटे भाग से अपवाहित होती है। तो क्या होती है,
जो ब्राज़ील, पेरू और बोलिविया, इक्वाडोर, कोलंबिया तथा वेनेजुएला है, इन सारे के छोटे भाग से क्या होती है, अपवाहित होती है। और देखिए ये मानचित्र में ये होगा 10 डिग्री उत्तर, 10 डिग्री दक्षिण, इसका बीच का रेखा। और इधर वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, फिर आ गया इधर ब्राज़ील, बोलिविया, इधर नीचे में है, फिर इधर चिली, पेरू है। इन सारे नदियों की मेल से मिलने के बाद क्या होता है कि बेसिन का निर्माण करता है ना। और ये नदी बेसिन क्या करता है, जो क्या देखा हम लोग, ब्राज़ील हो गया, पेरू, बोलिविया, इक्वाडोर, कोलंबिया तथा वेनेजुएला, इनसे क्या हो जाती है, अपवाहित होती है। और इधर देखिए अमेजन बेसिन के सहायक नदी, देखिए इधर ये आ गई, इधर से आ गई, फिर इधर से आ गए, ये इधर से आ गए, ये सब क्या है, सहायक नदी है। देखिए शब्दावली में सहायक नदियाँ ये छोटी नदियाँ होती है जो मुख्य नदी में मिलती है। तो सहायक नदियाँ क्या होती है, छोटी नदी होती है जो मुख्य नदी में मिलती है। और मुख्य नदी अपनी सहायक नदियों के साथ जिस क्षेत्र के पानी को बहाकर ले जाती है वो उसका क्या होता है, बेसिन अथवा जल संग्रहण क्षेत्र कहा जाता है। तो सहायक नदियाँ क्या होती है, छोटी छोटी नदियाँ होती है और जो मुख्य नदी में जाकर मिल जाती है। और जिस क्षेत्र के पानी को बहाकर ले जाती है वो उसका क्या बन जाता है, बेसिन अथवा जल संग्रहण क्षेत्र कहा जाता है। और अमेजन बेसिन विश्व का क्या है, सबसे बड़ा नदी बेसिन है। तो अमेजन क्या है, विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन है। ये दक्षिण अमेरिका में अमेजन बेसिन है, ये दक्षिण अमेरिका का अमेजन बेसिन है। अब देखेंगे जलवायु में, जैसा कि अब आप जानते हैं कि अमेजन बेसिन भूमध्य रेखा के आसपास फैला है और पूरे वर्ष यहाँ गर्म और नम जलवायु रहती है। और यहाँ का मौसम दिन एवं रात दोनों ही समय लगभग समान रूप से गर्म एवं आर्द्र होता है तथा शरीर में चिपचिपाहट महसूस होती है। और इस प्रदेश में लगभग प्रतिदिन वर्षा होती है और वह भी बिना किसी पूर्व चेतावनी किए। प्रतिदिन क्या होती है, वर्षा होती है और बिना किसी पूर्व चेतावनी किए। और दिन का तापमान क्या होता है, उच्च और आर्द्रता होती है। और अति उच्च होती है, क्या होती है, अति उच्च होती है। और रात के समय तापमान कम हो जाता है लेकिन आर्द्रता वैसे ही बनी रहती है। रात के समय तापमान तो कम हो जाता है लेकिन आर्द्रता वैसी बनी रहती है। देखिए अमेजन वन का एक चित्र है, कितना घना, बहुत ज़्यादा सघन है ना। वर्षा वन के बारे में देखेंगे। विभिन्न प्रदेशों में अत्यधिक वर्षा के कारण यहाँ की भूमि पर सघन वन उग जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा बारिश होती है इसलिए पेड़ पौधे भी बहुत ज़्यादा उगते हैं। वन इतने सघन होते हैं कि पत्तियों तथा शाखाओं से छत सी बन जाती है। तो बहुत ज़्यादा पेड़ पौधा होने के कारण बहुत ज़्यादा सघन भी बना रहता है। इसका जब पेड़ पौधे के जो टहनी हो गया फिर पत्ता हो गया तो ये किस प्रकार का आकार बना लेता है, एक छत का आकार। और जिसके कारण क्या होता है, सूर्य का रोशनी यहाँ से लेकर जमीन तक पहुँच नहीं पाते हैं। अब नहीं पहुँचने के कारण क्या होता है, सूर्य का प्रकाश धरातल तक नहीं पहुँचने के कारण क्या होता है, यहाँ का भूमि प्रकाश रहित और नम बनी रहती है। और यहाँ केवल वही वनस्पति पनप सकता है जिसमें छाया में बढ़ने की क्षमता हो। और परजीवी पौधों के रूप में यहाँ आर्किड और क्या होता है, ब्रोमीलाइट पैदा होते हैं। परजीवी पौधों के रूप में आर्किड और ब्रोमीलाइट पौधे पाए जाते हैं, पैदा होते हैं। ठीक है। वर्षा वन में प्राणी जात की प्रचुरता होती है। वर्षा वन होने के कारण प्राणी जात की बहुत ज़्यादा मात्रा होती है। और टुकन गुंजन पक्षी, कौन सा पक्षी, टुकन पक्षी, गुंजन पक्षी, रंगीन पक्षती वाले मकाओ, भोजन के लिए बड़ी चोंच वाले विभिन्न प्रकार के पक्षी जो भारत में पाए जाने वाले सामान्य पक्षी से
सामान्य पक्षियों से क्या होता है, भिन्न होते हैं और यहाँ पाए जाते हैं। प्राणियों में बंदर, स्लॉथ एवं चींटी खाने वाले टैपिर भी पाए जाते हैं। जो चींटी खाते हैं वैसे प्राणी जिसे टैपिर पाए जाते हैं। और सांप एवं सरीसृप की विभिन्न प्रजातियां भी इन वनों में पाई जाती हैं। मगर, सांप, अजगर तथा एनाकोंडा एवं बोआ कुछ ऐसी प्रजातियां हैं। इसके अतिरिक्त हजारों कीड़े मकोड़े भी इस बेसिन में निवास करते हैं। तो इन सारे जीव जंतु के अलावा बहुत सारे कीड़े मकोड़े भी इन बेसिन में निवास करते हैं। और मांस खाने वाले पिरानिया, मत्स्य, जो मांस खाते हैं, पिरानिया, मत्स्य समेत मछलियों की विभिन्न प्रजातियां भी अमेजन नदी में पाई जाती है। और इस प्रकार जीवों की विविधता की दृष्टि से ये बेसिन असाधारण रूप से क्या होते हैं, समृद्ध है। बहुत सारे जो जीव जंतु होते हैं ना, जिसके चलते ये क्या है, ये भूमि, ये बेसिन असाधारण रूप से समृद्ध है। ये देखिए टोकन पक्षी का एक चित्र है और ये टैपिर नामक जीव है। और ये ब्रोमेलाइड, डू यू नो में दिया हुआ है ब्रोमेलाइड। ये एक विशेष प्रकार का पौधा है जो अपनी पत्तियों में जल को संचित करके इकट्ठा करके रखता है। और मेढक जैसे प्राणी इन जल के पॉकेट का उपयोग अंडा देने के लिए करते हैं। तो मेढक जैसे प्राणी क्या करते हैं, इन जल के पॉकेट का उपयोग अंडा देने के लिए करते हैं। वर्षा वन के निवासी। अब हम लोग देखेंगे वर्षा वन के निवासी। यहाँ के लोग छोटे से क्षेत्र में वन के कुछ वृक्षों को काटकर अपने भोजन के लिए फसल उगाते हैं। और यहाँ के पुरुष शिकार करते हैं तथा नदी में मछली पकड़ते हैं, जबकि महिलाएं फसलों का ध्यान रखती है। वे मुख्यतः टेपियोका, अनानास एवं शकरकंद उगाते हैं, क्योंकि मछली या शिकार मिलना अनिश्चित होता है। और ऐसे में महिलाएं ही अपनी उगाई साग सब्जियों से अपने परिवार का भरण पोषण करती है। वो क्या करती है, कर्तन एवं दहन कृषि पद्धति का प्रयोग करते हैं। तो कर्तन और दहन कृषि का प्रयोग करते हैं। और इनका मुख्य आहार मैनियोक है, जिसे कसावा भी कहते हैं। इसका मुख्य आहार क्या है, मैनियोक, और इसको क्या कहते हैं, कसावा भी कहते हैं। तथा ये आलू की तरह जमीन के अंदर पैदा होते हैं। तो जिस प्रकार से आलू का पैदा होना है, उसी प्रकार से ये कसावा जमीन के अंदर पैदा होती है। और ये चिट्टियों की रानी एवं अंडकोश भी कहते हैं। तो ये क्या करते हैं, चिट्टियों की जो रानी होती है और अंडकोश होते हैं उसको भी खाते हैं। कॉफ़ी, मक्का एवं कोको जैसी नकदी फसल भी यहाँ उगाई जाती है। जो कॉफ़ी, मक्का है और कोको है, तो ऐसे नकदी फसल भी यहाँ पर उगाई जाती है। फ्रेंड्स, यहाँ से ना क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये अमेजन बेसिन में क्या क्या चीज़ें उगाई जाती है, कौन कौन से पौधे उगाए जाते हैं, इन सारे चीज़ों के बारे में क्वेश्चन पूछ सकता है और आ भी चुका है, इसलिए इस चीज़ को ध्यान रखना है। देखिए, डू यू नो में कर्तन एवं दहन की पद्धति में किसान पहले वृक्षों एवं झाड़ियों को काटकर भूमि साफ करते हैं। जो पेड़ पौधा होता है ना, तो पहले क्या करता है, किसान लोग इसको काट देते हैं, फिर उनको जलाया जाता है। फिर क्या करते हैं, माचिस जलाते थे, मतलब इसको जला देते हैं। और जिससे जो पोषक तत्व मिट्टी में मिल जाते हैं, इस साफ भूमि पर कुछ वर्षों तक फसल पैदा की जाती है। तो फिर क्या होता है, कुछ पोषक तत्व इस मिट्टी में मिल जाते हैं और ऐसे साफ भूमि पर कुछ वर्षों तक क्या करते हैं, तो फिर मिट्टी में मिल जाते हैं और इस साफ भूमि पर वर्षों तक फसल पैदा की जाती है। तो साल भर के लिए मतलब वर्षों तक यहाँ पर क्या करते हैं, फसल पैदा की जाती है। जमीन के इस टुकड़े के बार बार प्रयोग से मिट्टी में पोषक तत्वों का अभाव हो जाता है। तो ये जो जमीन का टुकड़ा है ना, इस पर बार बार फसल उगाने के चलते क्या हो जाता है, यहाँ पर पोषक तत्वों का अभाव हो जाता है और इस टुकड़े को छोड़ दिया जाता है। और इसके बाद फसल उगाने के लिए किसी दूसरे स्थान को साफ किया जाता है। तो फिर क्या करते हैं, यहाँ जो जगह पहले दहन करके, पेड़ पौधों का दहन करके कृषि कर रहे थे, तो उस जगह पर बार बार फसल उगाने के चलते क्या हो जाती थी, तो फिर क्या हम लोग देखें, जो जमीन के इस टुकड़े के बार बार प्रयोग से मिट्टी में पोषक तत्वों का क्या हो जाता है, अभाव हो जाता है। और इस टुकड़े को छोड़कर क्या करते हैं, इसके बाद फसल उगाने के लिए किसी दूसरे स्थान को साफ किया जाता है। इस बीच पुराने खेतों में छोटे छोटे वृक्ष उगाते हैं। तो जब वो खेत छोड़ देते हैं और दूसरे जगह पर चले जाते हैं, तब ये वाला खेत छोड़ दिया, ये वाला जगह छोड़ दिया, तो इसी बीच में कुछ छोटे छोटे पेड़ पौधे उग जाते हैं, उसमें पौधे उगाते हैं और इस प्रकार मिट्टी पुनः उपजाऊ बन जाती है। तब लोग इस भूमि के टुकड़े को पुनः जोत सकते हैं। तब लोग क्या करते हैं, इसको पुनः जोत सकते हैं, मतलब रिसाइकल बन जाता है।
देखेंगे वर्षा वन अत्यधिक मात्रा में घरों के लिए लकड़ी प्रदान करते हैं। कुछ परिवार मधुमक्खी के छत्ते के आकार वाले छप्पर के घरों में रहते हैं, जबकि कुछ लोग क्या करते हैं, मलोका कहे जाने वाले बड़े अपार्टमेंट जैसे घरों में रहते हैं, जिनकी छत तिरछे ढलान वाली होती है। तो अमेजन नदी में, अमेजन के जंगलों में, अमेजन के क्षेत्र पर कैसे घर में रहते हैं, जो बड़ा अपार्टमेंट जैसा घर होता है उसको मलोका कहे जाते हैं, और जिनकी छत कैसी होती है, तिरछे ढलान वाली, बहुत ज़्यादा ढलान वाली होती है, ताकि उस पर पानी रोका ना रहे। ठीक है। और अमेजन बेसिन के लोगों का जीवन धीरे धीरे बदल रहा है, और पुराने समय में वन के अंदर पहुंचने के लिए नदी मार्ग ही एकमात्र उपाय था। तो पुराने समय में क्या था, नदी ही एकमात्र आने जाने का मार्ग था। और 1970 में 1970 में ट्रांस अमेजन महामार्ग बनने से वर्षा वन के सभी भागों तक, तो क्या था, वर्षा वन के सभी भागों तक पहुंचना संभव हो गया, और अनेक स्थानों पर पहुंचने के लिए अब हवाई जहाज़ों तथा हेलीकॉप्टरों का उपयोग किया जाता है। फ्रेंड्स, यहाँ से क्वेश्चन बन चुकी है। इस बार जो सीटेट हुआ था उस टाइम पर यहाँ से क्वेश्चन आ चुका था। और इस प्रक्रिया के फलस्वरूप वहाँ की मूल आबादी को उस क्षेत्र से बाहर निकलकर नए क्षेत्र में बसना पड़ा, जहाँ वे अपने पौराणिक तरीके से खेती करते रहे हैं। तो क्या है, जो 1970 में ट्रांस अमेजन महामार्ग बनने से क्या हुआ, वर्षा वन के सभी भागों तक पहुँचना संभव हो गया, और इसके जो अनेक स्थान हैं वहाँ तक पहुँचने के लिए क्या क्या हवाई जहाज़ों तथा हेलीकॉप्टरों का उपयोग किया जाता है। और इस प्रक्रिया के फलस्वरूप क्या हुआ, वहाँ की जो मूल आबादी है उस क्षेत्र से बाहर निकलकर अब क्या कर रहे हैं, नए क्षेत्र में बसना पड़ा, और नए क्षेत्र में बस रहे हैं, और वहाँ वे अपने पुराने तरीके से खेती करते रहे हैं। और विकास की गतिविधियों के कारण जैविक विविधता वाले वर्षा वन धीरे धीरे नष्ट हो रहे हैं। ऐसा अनुमान है कि प्रतिवर्ष अमेजन बेसिन के वर्षा वन का बड़ा भाग लुप्त होता जा रहा है, और आप देख सकते हैं कि वर्षा वनों के लुप्त होने से व्यापक प्रभाव होता है, जैसे चित्र 606 में दिखाया गया है। वर्षा के कारण मिट्टी की ऊपरी परत बह जाती है और वन बंजर भूमि बन जाता है। देखिए, ये वनों का क्रमिक विकास है, किस प्रकार से यहाँ पर पेड़ पौधे थे, फिर इसको काटते हुए घर बनाया गया, फिर इस प्रकार से इधर बंजर भूमि बनना तैयार हो गया। तो ये वनों का क्रमिक विनाश था। आगे देखेंगे गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में जीवन। तो ये गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में जीवन, गंगा तथा ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां मिलकर भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का निर्माण करती है। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र की जो सहायक नदियां हैं ये मिलकर भारतीय उपमहाद्वीप में, भारत के उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का निर्माण करती है। और यह बेसिन उपोष्ण में 10 उत्तर से 30 डिग्री उत्तर अक्षांश के मध्य स्थित है, यानी 10 उत्तर से 30 डिग्री उत्तर अक्षांश के मध्य स्थित है। जैसे घाघरा, सोन, चंबल, गंडक, कोसी जैसी नदी, जैसी गंगा की सहायक नदियाँ, तो घाघरा, सोन, चंबल, गंडक, कोसी जैसी गंगा की सहायक नदियाँ हैं। और ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ इसमें अपवाहित होती है। तो जो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ हैं वो भी इसमें अपवाहित होती हैं। एटलस की सहायता से ब्रह्मपुत्र की कुछ सहायक नदियों के नाम ढूंढना है, तो ये आप लोग कर सकते हैं एटलस की सहायता से। ये देखिए ब्रह्मपुत्र नदी है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के मैदान पर्वत एवं हिमालय की गिरिपात तथा सुंदर वन डेल्टा, यानी जो इस बेसिन के मुख्य विशेषताएं हैं। तो गंगा की जो बेसिन है तो इसकी विशेषता क्या है, गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो मैदान है, और फिर जो पर्वत और हिमालय के जो गिरिपाद है तथा सुंदरवन डेल्टा है, तो ये इस बेसिन की मुख्य विशेषताएं हैं। तो मैदानी क्षेत्र में अनेक चाप झील पाई जाती है। जो मैदानी क्षेत्र है तो वहाँ पर बहुत सारे चाप झील पाए जाते हैं, जो हम लोग देखे थे ना पहले वाला चैप्टर में। और यहाँ की जो जलवायु मुख्यतः मानसूनी है। मानसून में मध्य जून से मध्य सितंबर के बीच वर्षा होती है, और ग्रीष्म ऋतु में गर्मी एवं शीत ऋतु में ठंड होती है। तो मध्य जून से
मध्य सितंबर के बीच वर्षा होती है और ग्रीष्म ऋतु में गर्मी और शीत ऋतु में ठंड होती है। भारत का मानचित्र देखिए और इन राज्यों के नाम बताइए जहाँ गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन स्थित है। तो ये चित्र में देखेंगे बाद में। देखिए गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन ये हमारा गंगा नदी हो गया। ये गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का चित्र है। देखिए इधर से आ रही है गंगा नदी, फिर इधर में ब्रह्मपुत्र नदी आपस में यहाँ से आते हुए इधर से आ रही, यहाँ जाके मिलती है। इधर से आते हुए फिर ये इधर से आते हुए यहाँ मिलती है। अब देखेंगे बेसिन क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की स्थलाकृति हैं और जनसंख्या के वितरण में पर्यावरण की प्रमुख भूमिका होती है। तीव्र ढाल वाले पर्वतीय क्षेत्र बसने के लिए प्रतिकूल है, अतः गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के पर्वतीय क्षेत्र में कम लोग रहते हैं और मानव प्रवास के लिए मैदानी क्षेत्र सबसे उपयुक्त है। अतः यहाँ क्या होता है, जनसंख्या घनत्व अधिक है। ज़्यादा पर्वतीय क्षेत्र में कम लोग बसते हैं, लेकिन जो ढलान जो क्या बोलते हैं मैदानी क्षेत्र होते हैं वहाँ पर लोग ज़्यादा उपयुक्त समझते हैं और इसलिए वहाँ पर जनसंख्या का घनत्व भी बहुत ज़्यादा होता है। और यहाँ की मिट्टी उपजाऊ होती है, जिन स्थानों पर फसल उगाने के लिए समतल भूमि उपलब्ध है और यहाँ के क्या होते हैं जो मिट्टी भी उपजाऊ होते हैं और फसल उगाने के लिए उपयुक्त होते हैं। और वहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या होती है, कृषि है। यहाँ धान की मुख्य फसल है। यहाँ पर क्या होती है, धान मुख्य फसल है। चूँकि धान की खेती के लिए पर्याप्त जल की आवश्यकता होती है और ये उसी क्षेत्र में उगाया जाता है जहाँ अधिक वर्षा होती है। यहाँ उगाई जाने वाली जो अन्य फसलें हैं वो गेहूँ, मक्का, ज्वार एवं बाजरा है। तो क्या है, गेहूँ, मक्का, ज्वार, चना एवं बाजरा है। और गन्ना, जूट जैसे नकदी फसलें भी उगाई जाती हैं और मैदान के कुछ क्षेत्रों में केले का बागान भी देखे जाते हैं। पश्चिम बंगाल एवं असम में चाय के बागान मिलते हैं। बिहार एवं असम के कुछ भागों में सिल्क के कीड़ों का यानी बिहार और असम के कुछ भागों में सिल्क के कीड़ों का संवर्धन कर सिल्क का उत्पादन किया जाता है। मंद ढलान वाले पर्वतों एवं पहाड़ियों पर वेदिकाओं में फसलें उगाई जाती है। जो मंद ढलान होते हैं वहाँ पर वेदिकाओं में फसलें उगाई जाती है और विभिन्न भू आकृतियों के अनुसार वनस्पति में भी विभिन्नता पाई जाती है। गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में सागवान, साखू एवं पीपल के साथ उष्णकटिबंधीय पर्णपाती पेड़ भी पाए जाते हैं। और ब्रह्मपुत्र के मैदानी क्षेत्रों में क्या होता है, घने बांस के घने झुरमुट पाए जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा बांस के घने झुरमुट पाए जाते हैं। डेल्टा क्षेत्र मैंग्रोव वन से घिरा होता है। जो डेल्टा क्षेत्र होता है ना वो मैंग्रोव वन से घिरा होता है। कैसा वन, मैंग्रोव वन से घिरा होता है, मैंग्रोव वन से घिरा होता है। और उत्तराखंड, सिक्किम एवं अरुणाचल प्रदेश के ठंडी जलवायु एवं तीव्र ढाल वाले जो भागों में चीड़, देवदार एवं क्या होते हैं, फर। तो जो चीड़, देवदार और फर जैसे शंकुधारी पेड़ पाए जाते हैं। देखिए यहाँ पर शब्दावली में जनसंख्या घनत्व का अर्थ है कि एक वर्ग किलोमीटर मतलब एक वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या। उदाहरणतः उत्तराखंड का जनसंख्या घनत्व 189 है, जबकि पश्चिम बंगाल का जनसंख्या घनत्व 1029 है यानी 1029 तथा बिहार का 1102 है। तो कितना अंतर है। विभिन्न भू आकृतियों के अनुसार, ये वाला तो हम लोग देख चुके, आगे देखते हैं। देखिए धान की कृषि है और इधर असम में चाय का बागान है। बेसिन में विविध प्रकार के वन्यजीव पाए जाते हैं और इनमें जो हाथी बाघ है, इनमें क्या है, हाथी, बाघ, हिरण एवं बंदर आदि सामान्य रूप से पाए जाने वाले जीव हैं। एक सींग वाला गैंडा ब्रह्मपुत्र के मैदान में पाया जाता है
और डेल्टा क्षेत्र में बंगाल टाइगर एवं मगर पाए जाते हैं। तो डेल्टा क्षेत्र में बंगाल टाइगर और मगरमच्छ पाए जाते हैं। और एक सींग वाला गैंडा ब्रह्मपुत्र के मैदान में पाया जाता है। और नदी के साफ जल झील एवं बंगाल की खाड़ी में प्रचुर मात्रा में जलीय जीव पाए जाते हैं। तो नदी के जो साफ जल हैं फिर झील और बंगाल की खाड़ी में प्रचुर मात्रा में जलीय जीव पाए जाते हैं। जैसे रोहू, कतला एवं हिल्सा मछलियों की सबसे लोकप्रिय प्रजातियाँ। तो रोहू, कतला और हिल्सा इन सारे मछलियों की प्रजातियाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में हैं। और मछली एवं चावल इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों का मुख्य आहार है। तो मछली और चावल इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए मुख्य आहार है। अब देखेंगे डू यू नो में वेदिकाओं का निर्माण खड़ी ढलानों पर समतल सतह बनाकर कृषि करने के लिए होता है। तो जो वेदिकाओं का निर्माण होता है ना, ये खड़ी ढलान, इस प्रकार का जो ढलान होता है तो वहाँ पर समतल सतह बनाकर वहाँ पर क्या करते हैं, समतल सतह बना करके कृषि करने के लिए होता है। ढलान को इसलिए हटाया जाता है कि जल का प्रवाह तीव्रता से न हो। तो ढलान को इसलिए हटाया जाता है कि ताकि वहाँ पर जल का प्रवाह तीव्रता से न हो। देखिए वेदिका कृषि का चित्र है। ये वेदिका कृषि का चित्र किस प्रकार से पहाड़ बना हुआ था। तो इस प्रकार से इधर ऐसे 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 करके कृषि योग्य भूमि बना दिया। और ये देखिए मगरमच्छ है। और ये देखिए एक सींग वाला गैंडा है। अब हम लोग आगे देखेंगे कि क्या आप जानते हैं गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी के अलवन जल में एक प्रकार की डॉल्फिन पाई जाती है जिसे स्थानीय भाषा में सुसु कहा जाता है। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का जो अलवन जल है तो वहाँ पर क्या है, एक प्रकार का डॉल्फिन पाई जाती है और जिसको क्या कहते हैं स्थानीय भाषा में सुसु, यानी अंधी डॉल्फिन। और सुसु की उपस्थिति से जल की शुद्धता का पता चलता है। और रसायन की अत्यधिक मात्रा वाले गैर औपचारिक औद्योगिक एवं शहरी गंदगी इन प्रजातियों को नष्ट कर रहे हैं। तो ज़्यादातर रसायन और गैर औपचारिक जो औद्योगिक शहरी गंदगी है तो इन प्रजातियों को क्या कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं। इधर देखेंगे एक केस अध्ययन, झील जीविका का साधन है। विनोद एक मछुआरा है जो बिहार के मतवाली मोंड गांव में रहता है। आज वह एक प्रसन्न व्यक्ति है कि क्या करता है, मछलियों की विभिन्न प्रजातियों को पालने के लिए उसने अपने साथी मछुआरों यानी रविंद्र किशोर, राजीव तथा अन्य के साथ मौन या चाप झील को साफ किया। झील में उगने वाले स्थानीय खरपतवार यानी वेलिनेरिया हाइड्रेला, यानी स्थानीय खरपतवार का नाम क्या है, वेलिनेरिया और हाइड्रेला, ये सारे मछलियों का भोजन बनते हैं। झील के आसपास की जो भूमि उपजाऊ है वो इस जमीन पर धान, मक्का एवं दलहन जैसी फसलें बोता है। और खेत की जुताई के लिए भैंसे का उपयोग किया जाता है। और वहाँ के लोग जो है ना बहुत संतुष्ट है। नदी में पकड़ने, खाने और बेचने के लिए काफ़ी मछलियाँ हैं जिन्हें पकड़कर वो पास के शहरों में भी बेचते हैं। यह समुदाय प्रकृति के साथ समरसता बनाकर रहता है। जब तक पास के शहरों का प्रदूषण इस झील तक नहीं पहुँचता तब तक क्या है, मत्स्य पालन को कोई खतरा नहीं पहुँचता। इस प्रकार से इन लोगों का जीवन चलता है। ये प्रदूषित झील है। और ये क्या था, ये प्रदूषित झील था, ये है प्रदूषित झील। अब देखिए क्या आप जानते हैं सार्वभौमिक स्वच्छता कवरेज प्राप्त करने और स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित करने के प्रयासों में तेजी लाने के लिए भारत के प्रधानमंत्री 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ किया। यानी 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ प्रधानमंत्री जी ने किया गया, प्रधानमंत्री द्वारा। ठीक है। ये गंगा नदी के तट पर स्थित वाराणसी शहर है। गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में कई बड़े शहर एवं कस्बे स्थित हैं। इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, पटना एवं कोलकाता जैसे 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर गंगा नदी के तट पर स्थित है। इन शहरों तथा यहाँ स्थित उद्योगों का गंदा पानी बहकर क्या होता है, नदी में जाता है और जिससे नदी प्रदूषित होती है। और बेसिन में वो यातायात का सुविकसित तंत्र उपस्थित है। आप देख सकते हैं कि गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में यातायात के 4 मार्ग सुविकसित हैं और मैदानी इलाकों के लोग सड़क मार्ग एवं रेल मार्ग द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। जो नदी के तटीय क्षेत्र में जलमार्ग यातायात का प्रभावशाली माध्यम है वो कोलकाता हुगली नदी पर स्थित एक महत्वपूर्ण पत्तन है। जो कोलकाता हुगली नदी है तो वहाँ पर एक महत्वपूर्ण पत्तन है। और मैदानी क्षेत्र में कई बड़े हवाई पत्तन भी स्थित है। पर्यटन इस बेसिन की एक महत्वपूर्ण क्रिया है। आगरा में जमुना के किनारे स्थित ताजमहल, इलाहाबाद में गंगा एवं जमुना नदी का संगम, उत्तर प्रदेश एवं बिहार में बौद्ध स्तूप और लखनऊ का इमाम बाड़ा और असम का काजीरंगा एवं मानस वन्यजीव अभय वन तथा अरुणाचल प्रदेश की विशिष्ट जनजातीय संस्कृति जैसे कई दर्शनीय स्थल हैं। ये देखिए मानस वन्य प्राणी अभय वन में बाघ है। देखिए क्या आप जानते हैं गंगा नदी के संरक्षण के लिए नमामि गंगे कार्यक्रम को शुरू किया गया है। तो नमामि गंगे का कार्यक्रम गंगा नदी के संरक्षण के लिए किया गया है।
तो पर्यटन स्थल क्या क्या है हम लोग देख चुके हैं। जो ताजमहल हो गया, यमुना के किनारे ताजमहल हो गया, इलाहाबाद का गंगा एवं जमुना नदी का संगम हो गया, और उत्तर प्रदेश बिहार में बौद्ध स्तूप, फिर लखनऊ का इमामबाड़ा, असम का काजीरंगा, और इस प्रकार से मानस वन्य प्राणी अभयवन तथा अरुणाचल प्रदेश की विशिष्ट जनजाति, ये सब क्या है, संस्कृति जैसे कई दर्शनीय स्थल है। तो ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रकार से ये चैप्टर समाप्त हुई, और मेरी आशा है कि आप लोग को समझ में आ रही होगी। फिर मिलेंगे दूसरे चैप्टर के साथ, तब तक के लिए आप लोग को धन्यवाद।